उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज इनकी कुंडली लेकर के आया हूँ। इनकी 8 कुंडलियाँ मैं पहले देख चुका हूँ, ये 8वीं है। अब सोच के देखिए कि इन्होंने कैसे जो है वो मेरे यहाँ इंतज़ार करे होंगे और किस तरीके से इन्होंने मुझे कितना मेरे ऊपर विश्वास किया है। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान, इस योग्य मुझे समझने के लिए और मुझे अपने यहाँ स्थान देने के लिए। मुझ जैसे गरीब पे आपने भरोसा किया, ये सबसे अच्छी बात है मेरे लिए। और इसका मतलब ये है कि मैंने अपना काम अच्छे तरीके से किया है, नहीं तो एक के बाद अब दोबारा आने वाले तो थे नहीं। पंजाब के लोग वैसे भी बहुत जो है वो समझदार होते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। जिंद हरियाणा की ये कुंडली, फाल्गुन माह में ये जाति का जन्मी है। और इस आधार पर ध्यान से समझिएगा, कुंडली दिखाने का मतलब कि व्यक्ति के प्रवृत्ति को समझा जाए और उसकी प्रवृत्ति के हिसाब से उसको काम पे लगाया जाए। मतलब फाल्गुन माह में जन्मी है तो प्रेम को तवज्जो देने वाली होंगी, प्रेम को प्राथमिकता रखने वाली, प्राथमिकता में रखने वाली होंगी। उत्तरायण में जन्मे होने से पिता का लाभ मिलेगा, मतलब पिता की आयु अच्छी रहेगी और पिता का सर्वस्व सुख व्यक्ति भोग लेता है। यहाँ पे व्यक्ति का आत्मबल मतलब कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा है। वो कभी डरे नहीं, कभी किसी के पिछलग्गू न बने और कभी भी अपने आप को किसी से कमजोर ना समझे। वो मजबूत महिला के तौर पे जानी जाएंगी। शिशिर ऋतु में जन्मे होने से इनके काम थोड़े रुके होंगे, जैसे ब्याह, जैसे शादियां, जैसे इनके नौकरी की स्थिति थोड़े लेट लतीफी के शिकार हो सकते हैं। कृष्ण पक्ष के तृतीया तिथि के चंद्रमा शुभग्रह होंगे, इस वजह से व्यक्ति भाग्यशाली होता है। व्यक्ति कभी भी धन के लिए तिरस्कृत नहीं किया जाता और कभी भी धन की समस्या नहीं होती है। ये ओवरऑल कुंडली की बात मैं कर रहा हूँ। जो यहाँ पे चंद्रमा की स्थिति मैं देख रहा हूँ, ऐसी स्थिति में व्यक्ति नौकरी भी कर सकता है और खुद के पैरों पर खड़ा होकर के एक सकारात्मक भाव से जीवन को जी सकता है। मैं ये बात पूरे विश्वसनीयता के साथ कह सकता हूं कि जाति का बुद्धिमान है। बुधवार के जन्मे होने से सर्वगुण संपन्न होने का प्रभाव दिखता है और चपलता देखी जा रही है। जहां व्यक्ति अपने लाभ के लिए सट जाता है, लाभ निकाल लेता है, हाथ गीला करता है, गीली चुटकी से नमक पकड़ता है और बहुत सारे रस चूस करके भाग जाता है। ये स्थिति बुधवार के जन्मे होने से फाल्गुन, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र, ये शुक्र का नक्षत्र, सुकर्मा योग, वाणिज्यकरण, व्यापार अपना करना हो सबसे अच्छा रहे, नौकरी करना हो तो बढ़िया है, साझेदारी में कोई काम करना हो तो भी अच्छा है। सुकर्मा योग से जन्मे होने के और क्षत्रिय वर्ण और मनुष्यगण के होने के कारण ईर्ष्यालु होता है। अपने ही निकटस्थ जो लोग हैं उनकी जब प्रगति व्यक्ति देखता है तो कई बार जल जाता है, जल भुन जाता है। ये इनके स्वभाव में एक बात मैं देख सकता हूँ। ये सुकर्मा योग का प्रभाव मैं कहूँगा कि इसे अच्छा ही कहा जाएगा, खराब नहीं कहा जाएगा। ये जातक के लिए लाभदायक होगा, चाहे स्वास्थ्य के मामले में से कहें या व्यापार या व्यवहार के मामले में कहें। चंद्रमा अच्छे हैं, ये अच्छी बात है। उत्तरायण के सूर्य अच्छे होते हैं। कर्क लग्न की कुंडली बनी है, ध्यान से देखिए मेरी तरफ। कर्क लग्न की कुंडली बनी, जो मूलतः यहाँ की कुंडली है, मतलब 4 नंबर यहाँ, तो यहाँ पे 7 लिख दिया और 4 नंबर और गुरु यहाँ इसे देख रहे हैं। इसका मतलब है कि व्यक्ति अपने बड़ों के सुख को भोगने वाली, बड़े जनों का आशीर्वाद प्राप्त करने वाली और साथ ही साथ गंभीर वाणी, गंभीर बुद्धि और गंभीर आचरण को रखने वाली होती है। पर सप्तम भाव में 5 ग्रहों का बैठना, जहां बुध, मंगल, गुरु, सूर्य। बुध कौन है? जन्म कुंडली के 12वें और धन के अधिपति। मंगल कौन है? दशम और पंचम के अधिपति। गुरु कौन है? इस कुंडली के लिए भाग्य और अष्टम के, छठे के अधिपति। राहु तो कोई नहीं और सूर्य जो है वो जन्म कुंडली में धन के अधिपति। जरा विचार करिए, तो भाग्य भाव में भाग्य भाव के अधिपति का संबंध धन भाव के अधिपति के साथ हुआ है और ये दोनों परस्पर मित्र भी होते हैं। साथ ही साथ बुध का संबंध मंगल से अगर होगा तो बुध कौन है? 12वें के और तीसरे के अधिपति, जो इस कुंडली के लिए अच्छे नहीं होते। इसका मतलब है कि वो व्यक्ति के व्यक्तित्व को कभी कभी कमजोर करेंगे अपनी दशा काल में। मंगल जो है वो कर्क लग्न की कुंडली के लिए सर्वाधिक योग कारक ग्रह होते हैं, यानी कि करियर और व्यक्ति का यश, ये दोनों अगर लग्न को देखें और सप्तम भाव में बैठ करके देखेंगे तो ये व्यक्ति के पति को भी इसी के सदृश चरित्र से युक्त बनाने वाला और थोड़ा बहुत कंफ्यूजन में रहने वाला बना सकते हैं। एक साथ इतने ग्रहों का प्रभाव व्यक्ति के व्यक्तित्व को कई बार कमजोर और व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए कई बार नुकसानदायक हो सकता है। इस कारण से व्यक्ति को स्वास्थ्य पर ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। जातिका के रक्त से, जातिका को सर्दी, खांसी, जुकाम आदि से या कई बार व्यक्ति के घुटनों से संबंधित समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। ये बात मैं कह सकता हूँ। यहाँ पे इतने सारे ग्रहों में बैठने में, अगर वहाँ पे इतने सारे ग्रह बैठे हैं जहाँ बुध 2 डिग्री के कमजोर होंगे थोड़े से, हालांकि ठीक है कि वो 12वें भाव के अधिपति और तीसरे भाव के अधिपति होकर के पंचम में
अपने भाव से पंचमस्थ शुभ ग्रह का जाना या किसी भी भाव के अधिपति का अपने भाव से पंचमस्थ जाना, मित्र की राशि में बैठना, यहाँ के अधिपति का अष्टमस्थ जाना थोड़े से कमजोरीपन को दिखाएगा, क्योंकि सप्तम भाव में त्रिक भाव के अधिपति और 12वें भाव के अधिपति बैठे हैं बुध। वही स्थिति अगर मंगल की देखता हूं तो मंगल 11 डिग्री के बैठे हैं श्रवण नक्षत्र के, जिसके अधिपति चंद्रमा आपकी कुंडली में कहां बैठे हैं, धन भाव में, जहां चंद्रमा और शनि आपकी कुंडली में कुछ अच्छी स्थितियां तो कुछ बुरी स्थितियां, वो उस पर बाद में चर्चा करूंगा। पर यहाँ पे मंगल जो है वो 11 डिग्री के हैं। इस कुंडली के लिए वो दशम भाव के अधिपति होते हैं और योग कारक ग्रह के रूप में जाने जाते हैं। योग कारक ग्रह जब जन्म कुंडली में भाग्य भाव के अधिपति के साथ संबंध बनाए या भाग्य भाव के अधिपति से जब पंचम भाव के अधिपति का संबंध बने तो बुजुर्गों का आशीर्वाद, पितरों का आशीर्वाद, बड़े जनों का आशीर्वाद, धर्म का आशीर्वाद, अध्यात्म का चिंतन, ज्ञान का लाभ व्यक्ति को मिलता रहता है और व्यक्ति इन सब का सुख भोगता रहता है। ये अच्छी बात है। मंगल वहां पे ठीक बैठे हैं, मैं उसे खराब नहीं कहूंगा। व्यक्ति में चपलता है, चंचलता है, ऊर्जा भी है और कभी कभी तीव्र जिद्द भी। वहां पे बैठे हैं गुरु 14 डिग्री के, स्थिति बहुत अच्छी। राहु 15 डिग्री के, सूर्य 28 डिग्री के हैं। किसी को सूर्य अस्त नहीं कर पाएंगे। इस कारण से वहां पे जितने ही ग्रह बैठे हैं उसमें सबसे अच्छी जिस स्थिति में जो ग्रह बैठा होगा, वहां पे मैं एक बात कह दूं तो षडबल के आधार पर और नवांश कुंडली के आधार पर यहाँ पे सबसे जो अच्छी स्थिति बनेगी वो बनेगी मंगल की, क्योंकि वो उच्च के हैं और योग कारक ग्रह अगर षडबल में बलवान नहीं होते तो और भी ज्यादा इस कुंडली को कमजोरी मिल जाती। पर वस्तुतः इतने सारे ग्रहों में आपकी कुंडली का सर्वाधिक योग कारक ग्रह, कर्क लग्न की कुंडली और सिंह लग्न की कुंडली के लिए सर्वाधिक योग कारक ग्रह के रूप में जो ग्रह उपस्थित होते हैं वो होते हैं मंगल। यहाँ पे इतने सारे ग्रहों में सबसे ज्यादा अच्छे ग्रह के रूप में मंगल ही उपस्थित है। उनका नक्षत्र अच्छा है क्योंकि उन्होंने चंद्रमा का नक्षत्र ले रखा है। वो चंद्रमा आपकी कुंडली के लिए लग्नेश होते हैं। क्लियर है। दूसरी बात है, मंगल से हट करके राहु पे आएंगे 15 डिग्री के केंद्र में बैठे होने से और मित्र की राशि में बैठे होने से स्थिति स्पष्ट होगी। व्यक्ति बहुमुखी और कई बार कंफ्यूज हो जाता है कई चीजों को लेकर के। ये कब होगा? मंगल के बाद जो राहु की दशा आएगी उस दशा काल में व्यक्ति कंफ्यूज हो सकता है। और मैं जहां तक समझता हूं कि इस स्थिति में कि राहु अगर सप्तम भाव में बैठे हैं तो ये कई बार व्यक्ति के प्रतिबिंब कौन है? प्रतिबिंब है पति। तो सप्तम भाव को जो है वो थोड़े बहुत कठोर एक प्रभाव देंगे, क्योंकि उतने सारे ग्रहों में सूर्य भी बैठे हैं, उतने सारे ग्रहों में आपकी कुंडली में जो है वो मंगल भी बैठे हैं, बुध भी इतने सारे ग्रहों में बैठे हैं। तो यहाँ पे सारे तो पापी ही हैं गुरु को छोड़ करके। इस कारण से मैं यहाँ पे समझता हूँ कि व्यक्ति के पास कभी कभी ऋण में जाना, कभी कभी जो है वो रोग का देखना, क्योंकि रोगेश भी देख रहे हैं। और कर्क लग्न की कुंडली के लिए तो जो गुरु होते हैं वो छठे भाव के अधिपति और भाग्य भाव के अधिपति, जहां भाग्य भाव इनका प्रबल हो रहा है, और कर्क लग्न की कुंडली के लिए शुक्र लाभ के अधिपति होकर के उच्च के बैठे हैं और यहाँ पे गुरु देख रहे हैं। ये व्यक्ति को भाग्यशाली और महाधनी योग में महाभाग्यशाली योग घटित करते दिखाएगा, जहां शुक्र से के ऊपर किसी भी पाप ग्रह का कोई प्रभाव नहीं है। चंद्रमा शनि के साथ बैठे हैं, पर उनकी चर्चा भी थोड़ी देर बाद करूंगा। राहु के बाद सूर्य की बात करते हैं, वो कमजोर हो रहे हैं। इस कारण से इस कुंडली में धन भाव की स्थिति थोड़ी कमजोर रहेगी, क्योंकि अब यहाँ पे इनकी चर्चा की बात होती है कि चंद्रमा जिस नक्षत्र में बैठे हैं और शनि जिस नक्षत्र में बैठे हैं, इन दोनों की स्थितियों में शनि वक्री वो अपने प्रभावों को विलंब में ले जाने वाले बनेंगे। जातक के लिए थोड़ी सी समस्या कभी कभी व्यापारिक दृष्टिकोण से और कई बार उनकी, अब जरा देखिएगा शनि वक्री है और 26 डिग्री के हैं, इस कारण से वो शिफ्ट होंगे। तो शनि राहु केतु मंगल का प्रभाव लगने पे पड़ेगा। अब यहाँ पे जातक को बहुत सावधान रहने की भी आवश्यकता होगी शनि राहु केतु की दशाओं में। मंगल की दशा में नहीं बोलूंगा, पर शनि राहु केतु की दशाओं में व्यक्ति को गणेश जी की पूजा, मंदिर का दर्शन हमेशा ही। आप एक बात बताता हूं, जरा सोच के देखिए कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में जब धर्म समाहित होता है तो उसके बिगड़ने के चांस बिल्कुल भी नहीं होते, धर्म समाहित होता। और मैं समझता हूं कि हमारी जो युवा पीढ़ी है वो उसको इस तरीके से ट्रीट किया गया है, चाहे वो कला क्षेत्र के द्वारा देखें, मतलब फिल्मों के द्वारा देखें या गानों के द्वारा देखें। आज ही मेरे से किसी से बात हो रही थी, पंजाब के थे, वो गाना लिखते हैं या संगीत वो लिखते हैं या धुन तैयार करते हैं या शायद लिखते हैं। मैंने कहा कि आप लोग बड़े जो है वो मैंने सीधी बात कर दी कि आप लोग गाने में जो है वो दवा दारू का बड़ा जो है वो जैसे इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं।
जैसे शराब, नशा, पता नहीं, इन सब चीज़ों पे आप लोगों का फोकस थोड़ा ज़्यादा होता है। तो उन्होंने बात कही कि पंडित जी, जो लोग देखना पसंद करते हैं वही हम लोग बनाते हैं। मैंने कहा कि अगर ऐसी बात होती तो सोच के देखो कि आप ही के यहाँ का जो गाना था, वो लौंग तू मैं लाची वाला जो सॉन्ग, वो गाना, वो कितना मिलियन हुआ था। मैंने उनसे बात की क्योंकि मुझे वो चीज़ें थोड़ी थोड़ी पता होती हैं, मेरे भाई साहब इन सब चीज़ों में अपडेट है, तो वो बताते रहते हैं। तो मैंने वो बात कही। फिर उसके बाद कहा कि आप लोग जो दिखाओगे तो सोच के देखो कि रंग दे बसंती को फिर से वापस जो है वो ऑडियंस क्यों बुलाती, क्यों विशेष मांग पर उसको जो है वो सिनेमा घरों में लगाया जाता और वापस फिर से उसे क्यों जो है वो ऑस्कर के लिए भेजा जाता, क्यों कश्मीर फाइल जैसी फिल्में जो चल जाती हैं और बहुत अच्छी चल जाती हैं, क्यों जो है वो, आप ज़रा सोच के देखिए कि आज हमारे यहाँ बॉलीवुड की जितनी फिल्में हैं वो सब पिछड़ रही हैं, सब पिछड़ रही हैं साउथ के फिल्मों के मामले में। हमारे गाने जो आज भी मतलब अगर सुंदर बने हों, जैसे कई ऐसे राइटर हैं जो आज भी बहुत अच्छे और बहुत सुंदर सुमधुर संगीत को लिखने वाले हैं, तो वो ऐसी बात नहीं कि आप अभद्रता डाल दो, अश्लीलता डाल दो तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। एक बात मैं बहुत खुल के कहना चाहता हूँ सभी लोगों से जो मुझे देख रहे हैं, अपने बच्चों को देखिए, अपने बच्चों को समझिए कि वो क्या देख रहे हैं, उनकी दृष्टि कहाँ जा रही है। उनकी दृष्टि रामायण पे जा रही है, उनकी दृष्टि महाभारत पे जा रही है, या उनकी दृष्टि आज के रामायण पे जा रही है, या आज के महाभारत पे जा रही है। उनकी दृष्टि, उनके कपड़े, उनके वस्त्र कैसे हैं, फटे हैं, पुराने हैं, नए हैं, कैसे हैं, वो क्या पहन रहे हैं, उनके अंगों का संबंध कैसा बन रहा है, लोग कैसे हैं, मित्र कैसे हैं, उसके घर में कौन आ रहा है, वो किसके साथ जा रही है, इन सब चीज़ों पे हमारा ध्यान नहीं है, जिसके कारण कई बार हम पश्चाताप की अग्नि में जल जाते हैं। आज मेरी बात IIT खड़गपुर के एक लड़के से हुई, पर मैंने उनसे बात करके मुझे इतनी अच्छी लगी बात कि वो मतलब परमात्मा को लेकर के, भगवान को लेकर के उसके जो विचार थे बड़े ही दिव्य थे और मुझे बहुत अच्छी लगी। तो ये लोग जो हैं वो कुछ चीज़ें जो मुझे बात करने के दौरान प्राप्त होती हैं वो मैं आप लोगों से कभी कभी शेयर करता हूँ। इसका मतलब सीधा से ये होता है कि आप लोगों को सच्चाई और जो झूठी चीज़ें हैं, जो फेक है, अफवाह है, गलत है, बुरी है, उन लोगों से, उनसे कैसे दूरी बनाना है, उन लोगों को कैसे नहीं देखना है, इस पर ध्यान देने का, प्रभाव विकसित करने की आवश्यकता होगी। तो ये कहने का मतलब है कि व्यक्ति का जो प्रतिबिंब है वो कन्फ्यूजन में जा सकता है क्योंकि राहु देख रहा है, मतलब गुरु जो है वो नीच के बैठे हैं। अलग बात है कि आपकी कुंडली में जो है वो शनि का या फिर मंगल वहीं बैठे हैं नीच भंग पर, पहले तो गुरु नीच के हैं, पहले तो गुरु नीच के हैं। इस वजह से हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। प्रथम दृष्टया तो गुरु नीच के हुए ना, और कर्क लगने की कुंडली में रोगेश और प्रतियोगिता भाव के अधिपति हैं, इस वजह से जीवन में प्रतियोगिता भी डालेंगे क्योंकि षडबल में ग्रह जो है वो सभी थोड़े थोड़े कमजोर हो रहे हैं शनि को छोड़ करके। तो इस वजह से मैं कहूंगा कि व्यक्ति को अपने स्वभाव पे, और अपने स्वभाव भाव के अधिपति हैं शनि, और इस कुंडली के लिए मारक होते हैं, वही ग्रह सबसे ज्यादा बलवान हो रहा है षडबल में। इस वजह से व्यक्ति को बहुत ज्यादा जिद्दी, बहुत ज्यादा रूढ़ी, जैसे कट्टर, या बहुत ज्यादा जो है वो डोमिनेटिंग नहीं होना चाहिए। सबको समझना है, सबको उत्तर नहीं देना है, सबकी बातों को सुनना है, सबकी बातों को समझना है, सबको जगह देना है। ये सब चीजें जीवन में शामिल करिए, अच्छी चीजों को समझने का प्रयास करिए, जितना ज्यादा हो सके गुरुवाणी सुनिए, गुरु ग्रंथ साहिब का अध्ययन करिए। इस अवस्था में अगर आप लोग हैं तो मैं समझता हूं कि इन सब चीजों का जीवन में होना बहुत आवश्यक है। आप उठा करके देखिए तो गुरु ग्रंथ साहिब में हर बार कृष्ण और राम की बात की गई है, हर बार जो है वो गुरु और शिष्य के संवाद की चर्चा की गई। तो ये चीज़ें जो हैं वो हमें, हमारे जो है वो सभ्यता और संस्कृति को जो हमें जीवित रखें, हमें उन सब चीज़ों पे ध्यान देने की आवश्यकता है, ना कि उन चीज़ों को जो कि इधर उधर की फालतू की बातों में हमारा दिमाग खपाए। तो ये बात है, मैं इन सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करता हूँ कार्यक्रम में, क्योंकि कुंडली दिखाने का मतलब ही यही होता है कि कमजोरी कहाँ है, गुरु नीच के हैं, इस बात पे ध्यान देने की आवश्यकता होगी। शनि शुक्र उच्च के, इस वजह से अनुभव और धर्म, बड़ों का आशीर्वाद, पिता का आशीर्वाद, दादा दादी, ये सब ठीक है, इन सब का प्रभाव जातक पे पड़ेगा और सबसे अच्छे संबंध भी होंगे। क्लियर है। वहीं नवांश कुंडली में गुरु राहु के साथ पति थोड़ा मतलब ऐसा कह सकता हूं कि वो धर्म को ना मानने वाला हो, या पूजा पाठ में थोड़े उसके भरोसे कम होते हो। चंद्रमा शनि केतु का प्रभाव है, विवाह मिला करके करना होगा, ये बात बहुत आवश्यक है। आपकी कुंडली मंगलिक बनेगी पर खराब मंगलिक नहीं है, इस वजह से उसके दोष नहीं लगेंगे। चंद्रमा और शनि का विष दोष कई बार वाणी को प्रभावित और दूषित कर सकती है। इनकी कुंडली में, और इनकी कुंडली में जो स्थिति बन रही है उसके आधार पर चंद्रमा 23 और शनि 26 डिग्री के टाइट कंजंक्शन शनि और चंद्रमा का है, विष दोष लगा है। व्यक्ति कई बार जो है वो भ्रमित रहता है, डर जाता है,
डर डर करके जीने वाला भी हो जाता है, जिद है, हट है, पर फिर भी कई बार जो चीज नहीं है, जो चीज एग्जिस्ट नहीं करती है, उस चीज को लेकर के भयंकर भयाक्रांत हो जाता है। चीजें बार बार दिमाग में रिवाइंड करती हैं, भूलना मुश्किल होता है, बुरी चीज जो दिमाग में छप जाती है वो हटने का नाम नहीं लेती है। इन सब चीजों पे काम करने की आवश्यकता होगी। मतलब व्यक्ति को गलत और निंदनीय चीजों से दूर रखने की आवश्यकता है, नहीं तो व्यक्ति प्रभावित हो सकता है। क्लियर है? इस पे ध्यान देना है और परिवार के प्रत्येक सदस्य को ध्यान देने की आवश्यकता है इनके ऊपर। दूसरे चीज पे अगर बात करूं तो चंद्रमा और शनि का प्रभाव अष्टम भाव पे पड़ेगा, तो व्यक्ति के पास जो है वो थॉट प्रोसेस बहुत अजीब है। वो अलग तरीके से सोचता है, किसी भी चीज को अलग तरीके से देखता है, उसके दर्शन अलग हैं, चीजों को समझने का तरीका और तजुर्बा अलग होगा। हो सकता है कि वो सामान्य व्यक्ति की तरह ना सोचे, हो सकता है कि उसके सोचने के तरीके अलग हों और रहने और जीने के तरीके अलग हों। इस पे ध्यान की आवश्यकता होगी और केंद्रित करना होगा, ये बात बनती है। ऐश्वर्य की स्थिति ठीक है, पति बातचीत करने वाला होगा, पर मैं समझता हूं कि यहाँ की स्थिति थोड़ी अच्छी नहीं है और वो कई बार माता पिता का भक्त होता है। इस कारण से भी कई बार दाम्पत्य में कमजोरी हो जाती है। कई बार पत्नी ये शिकायत करे कि मेरे पति मेरी सुनते ही नहीं है, और कई बार ऐसी स्थिति हो जाती है कि वो उनकी सास या उनके जो ससुर हैं वही कई बार दाम्पत्य को तोड़ने के लिए सामने आ जाते हैं, या कई बार वही कारण बन जाते हैं। तो जब विवाह हो तो इस बात को बहुत अच्छे तरीके से चेक कर लेना चाहिए कि सामने वाले जिस लड़के के हाथ में आप अपने बेटी का हाथ देने जा रहे हैं, वो लड़का, वो जातक जिससे विवाह हो रहा है, उसके में माता और पिता के साथ उसके संबंध कैसे रहेंगे, और वहां पे आपके जो घर की लाडली है उसके संबंध वो कैसे रखने वाले हैं। इस बात पे फोकस की आवश्यकता होगी। विवाह के लिए उत्तर दिशा बहुत अच्छा रहेगा। मीन राशि और सिंह राशि के जातक इनके लिए अच्छे होंगे। इनके लिए पश्चिम दिशा अच्छी होगी, इनके लिए 2 अंक अच्छा होगा, इनके लिए वृश्चिक राशि, मीन राशि अच्छी होगी, इनके लिए सिंह राशि के लोग अच्छे नहीं होंगे, धनु राशि के लोग अच्छे नहीं होंगे, मकर और कुंभ राशि के लोग अच्छे नहीं होंगे, मिथुन राशि के लोग अच्छे नहीं होंगे। मतलब इन राशियों में या इन दिशाओं में जाने से बचना चाहिए, या ऐसे राशियों से बच करके काम करना चाहिए। मित्रता ऐसे लोगों से करने से बचना चाहिए। कर सकते हैं मित्रता वृश्चिक और मीन से, वृषभ भी ठीक रहेगा, सामान्यतया मेष भी थोड़ी बहुत चलेगी, यह स्थिति बनती है। दशमांश कुंडली में गुरु नीच के हो रहे हैं यहाँ भी, और गुरु यहाँ भी नीच के, और गुरु यहाँ पे राहु के साथ। मैं कहूंगा व्यक्ति बड़ों का आशीर्वाद प्राप्त करे, दीपक दान करे, कभी कभी स्नान आदि के लिए हो सके तो गोमूत्र का इस्तेमाल कर लिया करें, अपने भोजन में गंगा जल का इस्तेमाल कर लिया करें। एकादशी के दिन रोटी या अन्न का दान करवाएं द्वादशी को, या अगर हो सके तो ऐसी स्थिति में गुरु हैं तो कभी कभी मंदिर या अरदास वगैरह करने जाने की आवश्यकता है। मंदिर शिव जी का हो तो धो सकते हैं, गणेश जी की मूर्ति घर में हो तो उनको दुर्वा अर्पित करवा सकते हैं। किसी भी तरीके से धर्म का काम होता है। गुरु अगर कमजोर हो रहे हो कुंडली में तो मैं समझता हूँ कि इसको बढ़ावा देने की आवश्यकता है। बजरंग बली, हनुमान चालीसा का पाठ वगैरह भी करते रहना चाहिए। ऐसे इनकी कुंडली में ब्राह्मणों की पूजा बहुत ज्यादा आवश्यक होगी। ब्राह्मणों का सत्कार, इनके हाथ से वस्त्र दान, अन्न दान, फल का दान गाय को करवाना चाहिए। गाय की पूजा इनसे करवाई जा सकती है। गाय के गोबर, गाय के घी, गाय के दूध, गाय के दही और गाय के मूत्र से बनी हुई जो चीजें पंचगव्य होती हैं उसका पान कभी कभी जातक को करवाते रहना चाहिए। क्लियर है? पीपल का वृक्ष लगवा सकते हैं, इससे इनके गुरु के कमजोर होने का प्रभाव ठीक होगा। आसपास में अगर हो सके तो 2-4 पीपल के वृक्ष इनसे लगवा देने से कुछ ग्रह के दोष शांत हो जाते हैं। क्लियर है? चंद्रमा नौमांश कुंडली में 0 डिग्री के हो रहे हैं और शनि जो है वो 26 डिग्री के हैं, दोनों एक ही जगह बैठ रहे हैं इस वजह से। लेकिन एक बात और भी कहूंगा कि दाम्पत्य को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि धनु राशि जो है वो जन्म कुंडली में पंचम भाव में बन रही है, जिसके अधिपति जो है वो केंद्र में जा रहे हैं, राहु के साथ है। इस वजह से थोड़ी समस्या होगी, संतान वगैरह की स्थिति कमजोर होती है। वस्तुतः यहाँ पे शनि चंद्रमा का प्रभाव और यहाँ के अधिपति का भाग्य में जाना और यहाँ पे शुक्र का बैठना, कई बार व्यक्ति दाम्पत्य में अगर थोड़ी भी समस्या होगी तो तुरंत जो है वो एडमिट कर लेता है कि नहीं मुझे नहीं रहना है, या फिर कई बार वो सरेंडर कर जाता है जल्दी से। तो ये भाव नहीं विकसित करना है। अगर हो जाए तो उसको खींच करके लेके चलने की आवश्यकता महसूस होती है। वैसे कुंडली मिलाए बिना विवाह मत करिएगा। अब क्या बताऊं, शिक्षक के क्षेत्र में या पढ़ाने के क्षेत्र में, या पढ़ाने या करियर के बारे में अगर विचार करूं तो आपकी कुंडली में जो स्थिति बन रही है, थोड़ी बहुत असमंजस की स्थिति करियर में रहेगी। जहां पे पंचमेश जो है वो जन्म कुंडली में उच्च के बैठे हैं, इस वजह से व्यक्ति गुरु मंगल का शिक्षक योग, गुरु बुद्ध का शिक्षक योग, गुरु सूर्य का शिक्षक योग, शनि चंद्रमा वाणी भाव में बैठे हैं। अगर आरंभिक जो शिक्षा है वो ठीक ठाक रही तो मैं समझता हूं कि व्यक्ति जो है वो कई बार
व्यापारिक दृष्टिकोण से बहुत कुंडली अच्छी होती है। कई बार व्यक्ति डॉक्टर आदि भी बनने के क्षेत्र में विकसित हो सकता है, या ऐसी स्थिति में कि जो स्थिति मैं समझ रहा हूं उसके आधार पर व्यक्ति चंद्रमा से संबंधित, या कई बार जो स्थिति दिख रही है उसके आधार पर चंद्रमा से संबंधित व्यवसाय में उतर सकता है। स्टील का कारोबार कर सकता है, और दूध दही और पशु से संबंधित और अनाज से संबंधित, और कई बार FCI वगैरह में नौकरी, क्लरिकल जॉब वगैरह की स्थिति भी बनती है। ऐसी स्थितियां दिख रही है, ये कुंडली की स्थिति बन रही है। नक्षत्रों के आधार पर मैंने कुंडली देखी है, ये बात याद रखिएगा। बल है सूर्य के पास, बल है बुध के पास, बल है गुरु के पास। थोड़े कमजोर हैं पर मंगल बहुत ज्यादा ठीक है वहां पे, उतने सारे ग्रह। विष दोष बना है और बहुत टाइट बना है, इस वजह से कई बार व्यक्ति स्वप्न को समझे नहीं, स्वप्न को देख करके डर जाए, विचारों में उद्विग्नता रहती है, और कई बार उसमें लड़ना पड़ता है। जहां कई बार जो चीजें ऐसी बन जाती हैं दिमाग में, जो कई बार वो सामने से बोल ही ना पाए या बयान नहीं कर पाता है। मैंने ये बात कही थी, कई बार उसके दिमाग में जो चीजें चलेंगी वो सामने से रख नहीं पाता है। कई बार उसके साथ जो है वो कोई प्रताड़ित करे, कोई परेशान करे, पर व्यक्ति बता नहीं पाता है। इस वजह से इन सब चीजों पे ध्यान देने की आवश्यकता बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। आगे बढ़ता हूं मैं। इनकी कुंडली में, दशमांश कुंडली में, गुरु यहाँ पे नीच के हैं पर मंगल बढ़िया बैठे हैं, इस वजह से शनि यहाँ नीच के हैं, इस वजह से कर्म क्षेत्र पे ध्यान देने की आवश्यकता जरूर होगी। यहाँ पे शुक्र और चंद्रमा, बाहर चले जाइए तो बहुत अच्छा है, बाहर से व्यापार करिए, बाहर से जुड़ करके व्यापार करिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करिए, बहुत अच्छा रहेगा। धन का लेन देन, क्लरिकल नौकरी, कला के क्षेत्र में काम करना हो, कुछ क्रिएटिव बनाना हो, वो चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी रहेंगी। संगीत के क्षेत्र में काम कर सकते हैं, वाद्य यंत्र के क्षेत्र में काम कर सकते हैं, नृत्य के क्षेत्र में काम कर सकते हैं। इन सब क्षेत्रों पे आपका आधिपत्य बहुत जल्दी बन जाएगा, इन सब क्षेत्रों में आगे बढ़ा जा सकता है। ये कुंडली कभी भी होगी पद पे जाएगी और अपने लिए काम करेगी, और कभी भी ये व्यक्ति टोटल तरीके से देखूं तो कर्म क्षेत्र के लिए विचलित नहीं होगा। इसके काम अच्छे रहेंगे, शुद्धता से इसके काम होते रहेंगे, डेली बेसिस के इनकम भी बनते रहेंगे। और बल है तो गुरु के पास बल बढ़िया देख रहा हूँ, सूर्य के पास बल अच्छा है, बुध भी अच्छे बैठ रहे हैं, चंद्रमा भी अच्छे हैं, थोड़े शुक्र कमजोर हो जा रहे हैं। ये चीजें कुछ यहाँ पे भी दिख रही हैं, कुछ और भी अन्य चार्ट से मुझे जो चीजें पता चल रही हैं इसके आधार पर, मतलब ऐश्वर्य थोड़ा कमजोर हो सकता है, आत्मबल ठीक है, नैतिक तत्व ठीक है, मोरालिटी ठीक है, और मैं समझता हूं कि ऊर्जा भी ठीक है। व्यक्ति थकेगा नहीं, हारेगा नहीं, झुकेगा नहीं, बढ़ता रहेगा। यह स्थिति बन रही है। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। शाम का कार्यक्रम देखना मत भूलिएगा। ज्योतिष ही लक्ष्य नाम से एप्लीकेशन है मेरा, उसे जरूर डाउनलोड करिए, और मुझे इंस्टाग्राम पे भी जरूर खोज लीजिए, नकुल पाराशर के नाम से मिल जाऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।